रीतिकाल शुरू कैसे हो करते करेंगे इसको। सबसे पहले आएगा यहाँ पर नाम रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने ही जाते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो समय है वो रीतिकाल का क्या माना है? समय आपका सभी को याद रखना है, आदिकाल का कब से कब तक था, भक्ति काल का और फिर रीतिकाल का। तो संवत में अगर बात करें तो संवत 1700 से संवत 1900 तक था और 17 में से अगर आप माइनस 57 कर दोगे, ठीक है? 57 आप घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा 1643 ईस्वी और इसमें से भी आपको 57 माइनस करना है तो 1843 ईस्वी आ जाएगा। यानी कि इसकी जो समय सीमा है ना वो केवल 2 शताब्दी रही है, ये भी पूछा जाता है। केवल 200 वर्ष, ठीक है? 200 वर्ष इसका जो समय है वो माना गया है 200 वर्ष तक केवल। ठीक है? तो 2 शताब्दियों तक इसका रीतिकाल चला था। शुक्ल जी ने इस काल को 3 प्रकरणों में माना है, बाँटा है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। 3 प्रकरण कौन-कौन से हैं? तो प्रकरण फर्स्ट में सामान्य परिचय का नाम दिया है। प्रकरण 2 को इन्होंने रीति ग्रंथकार कवियों का नाम दिया है। प्रकरण 3 को रीतिकाल के अन्य कवियों का नाम दिया है। अब यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है ना, वो बनता है आपका रीति ग्रंथकार कवि इनमें से कौन-सा नहीं है? ठीक है? इस तरह से प्रश्न आता है। हालाँकि इस क्लास में मैंने उसकी थोड़ी-सी डिटेल नहीं रखी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में करा दूँगी। एक्चुअली मैं सोच रही थी मैं बाद में उनको टाइप करूँगी लेकिन मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बाद में करवा दूँगी क्योंकि बहुत सारे उसमें टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है? तो रीति ग्रंथकार कवि आपको सभी को याद होने चाहिए, सारे के सारे कवि, याद रखना। आचार्य शुक्ल ने हिंदी कविता के विकास पर टिप्पणी करते हुए कहा था, हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। ठीक है? शुक्ल जी ने हिंदी कविता के विकास पर, हिंदी कविता का जो विकास चल रहा था, उस पर रीतिकाल में, ठीक है, रीतिकाल का जब आरंभ हुआ था तब उन्होंने कहा था कि हिंदी काव्य अब पूर्ण प्रौढ़ता को पहुँच गया था। आगे है लक्षण ग्रंथ परिपाटी के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं? हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर हम आगे देखेंगे कि ये लक्षण ग्रंथ क्या हैं, स्वतंत्र ग्रंथ क्या हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अभी जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है ना उनको थोड़ा-सा बस पढ़ते हुए चलें, एक बार में हो सकता है आपके कुछ समझ में नहीं आए। वैसे भी किसी भी अगर आप हिंदी साहित्य की बुक को पढ़ेंगे ना तो एक बार में समझ में आता ही नहीं है, कम से कम 3-4 बार पढ़ना पड़ता है ना? तो इसके लिए आपको पीडीएफ भी इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप बस पढ़ते हुए चलें यहाँ से। हिंदी में लक्षण ग्रंथ की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आ सकते। वे वास्तव में कवि ही थे। कि वो आचार्य कोटि में शुक्ल जी उनको नहीं गिनते हैं। वो कहते हैं कि वो वास्तव में कवि ही थे, उनमें आचार्यत्व के गुण थे ही नहीं। ठीक है? लक्षण ग्रंथ जिन्होंने लिखे थे उनके लिए आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। आगे है आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के आरंभ के बारे में कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, लेकिन हिंदी रीति ग्रंथों की जो अखंड परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। कौन? शुक्ल जी। और उन्होंने रीतिकाल का आरंभ इन्हीं से माना है। रीतिकाल का जो आरंभ है वो किससे मानते हैं? तो चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं, ये याद रख लेना। वो वैसे वो कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि काव्य रीति का जो सम्यक समावेश है, वो तो सबसे पहले केशव दास ने ही किया था, लेकिन जो अखंड परंपरा चलती गई आगे रीति ग्रंथों की, वो चिंतामणि से शुरू हुई थी। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर शुक्ल जी ने किसे माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं, याद रखना। रीतिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों के अनुसार निम्न है। अलग-अलग जो विद्वान हैं रीतिकाल के नामकरण यानी कि रीतिकाल को अलग-अलग नामों से पुकारते हैं, है ना? तो इसको देख लेते हैं। रीतिकाव्य नाम किसने दिया है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अलंकृत काल नाम किसने दिया है? तो मिस्र बंधुओं ने दिया है। और मिस्र बंधुओं में कौन-कौन शामिल है? ये भी क्वेश्चन आता है। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इसके बाद रीतिकाल नाम शुक्ल जी ने दिया है और श्रृंगार काल नाम दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। इसके बाद है कला काल नाम दिया है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने और अंधकार काल नाम दिया है त्रिलोचन ने, है ना? इनके 3-3 लोचन है, 3-3 नेत्र हैं, उन्होंने ही अंधकार अंधकार काल नाम दे दिया है। ठीक है? उनको ये दिखाई नहीं दिया रीतिकाल, याद रखना। रीतिकाल के प्रवर्तक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है, जो कि इस प्रकार से है। शुक्ल जी किसको मानते हैं? चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। कालक्रम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है? कृपाराम की जो हित तरंगिनी रचना है, उससे माना जाता है रीतिकाल की शुरुआत। जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से
केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो ये सारे ही जो पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो बच्चे नए हैं कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी है। आगे इसी तरह की सीरीज़ आपको आपके लिए चलती रहेगी, बस आप बने रहिए चैनल के साथ में। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में प्लीज़ शेयर किया करो, ठीक है? आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में बाँटा है, ठीक है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। सबसे पहले तो ये याद रखना, विश्वनाथ मिश्र जी ने रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है और इन्होंने 3 भागों में बाँटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। ये 3 नाम याद रखना। अच्छा, रीतिबद्ध किसको कहते हैं या रीतिबद्ध की जो रचनाएँ होती हैं, वो लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती हैं। याद रख लेना, रीतिबद्ध कौन से कवि होते हैं जो लक्षण और उदाहरणों से युक्त रचनाएँ जिन्होंने लिखी हैं, उनको रीतिबद्ध कवियों में गिना जाता है। रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएँ, ठीक है? रीति की बंधी परिपाटी के अनुकूल, जिसमें मतलब एक कुछ बंधनों को मानते हुए स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र काव्य रचनाएँ जो करते हैं, वो रीति सिद्ध में आते हैं। और रीति परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएँ जो हैं, वो रीति मुक्त में आती हैं। ठीक है? रीति परंपरा की रीति काल की जो परंपरा चल रही थी, है ना? लक्षण और उदाहरणों वाली, उन सारे बंधनों को तोड़ करके जिन्होंने मुक्त रचनाएँ लिखी, वो आते हैं रीति मुक्त। इतना याद रखना। आगे देखते हैं, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार जो रीति सिद्ध कवि हैं, वे डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार रीतिबद्ध कवि हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? स्टार भी बना हुआ है आपके लिए पहले ही। जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जिनको रीति सिद्ध माना है, ठीक है? जैसे कि बिहारी जी, द्विजदेव जी, ठीक है? जिनको रीति सिद्ध माना है, उन्होंने डॉक्टर डॉक्टर नगेंद्र ने उनको रीतिबद्ध माना है, याद रखना। आगे रीति काल के कवियों का संक्षिप्त वर्गीकरण निम्न ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा-सा मैंने इसको टाइप तो नहीं किया है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना? बाद में हो सकता है आप पढ़ो ना। सबसे पहले इसमें जो रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध कवियों में किस-किस को माना है, कौन-कौन कवि शामिल हैं? तो इसमें केशव दास का नाम आता है, सेनापति का नाम आता है, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर। ठीक है? ये सारे जो कवि हैं, इनको रीतिबद्ध में रखा है। किसने रखा है? कि किसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार अभी हम देख रहे हैं, देखते हैं, ठीक है? केशव दास, सेनापति, जसवंत सिंह, मतीराम, देव, भिखारी दास और पद्माकर को रीतिबद्ध कवियों में माना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ठीक है? यहाँ पर दे रखा है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। और रीति सिद्ध में इन्होंने किसको माना है? तो केवल बिहारी लाल को माना है, ठीक है? याद रखना, केवल बिहारी लाल को माना है। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, ये याद रखना, ठीक है? इस पे थोड़ा-सा पेन हल्का दिखाई दे रहा है। और रीति मुक्त में किस-किस को मानते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर रखा गया है ना? तो इन चीज़ों को आप स्किप अगर करते हो ना, तो समझ लेना फिर आपके लिए खतरे की घंटी है आगे चल के, है ना? पेपर सेलेक्ट होने में दिक्कत होगी, तो इनको पढ़ा करो। रीति मुक्त में कौन-कौन शामिल हैं? तो रसखान का नाम आता है, शेख आलम का नाम आता है, धनानंद ठाकुर, बोधा और द्विजदेव का नाम आता है। ठीक है? ये रीति मुक्त में माने हैं किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। रसखान का नाम भी इन्होंने गिना है इसमें, आलम, घनानंद ठाकुर, बोधा और द्विजदेव। इसके बाद देखते हैं रीति चेतस कवियों में किस-किस को माना है। बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं, ठीक है? बच्चन सिंह के अनुसार देखते हैं, बच्चन सिंह क्या-क्या मानते हैं। इनका तो आप चाहें तो इसको पढ़ लेना, ठीक है? मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, हालाँकि यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है। रीतिबद्ध कवियों में बद्ध रीति इन्होंने बद्ध रीति बताया है बच्चन सिंह ने। रीति चेतस कवि में कौन-कौन शामिल हैं, काव्य चेतस कवि में कौन-कौन शामिल हैं और रीति इत्तर में कौन-कौन शामिल हैं। एक बार इनको पढ़ लेना, ये बच्चन सिंह के अनुसार है। आगे देखते हैं थोड़ा-सा। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जिनको रीति सिद्ध माना है, किसने? डॉक्टर अ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। डॉक्टर नगेंद्र ने उनको रीतिबद्ध में माना है, ठीक है? तो डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा रीतिकालीन कवियों का कालक्रम यहाँ पर दे रखा है। चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, के सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद, देव, अमीर दास, ग्वाल कवि और प्रताप शाही। ये सभी इन्होंने किसमें माने हैं? रीतिकालीन जो ये सारे के सारे कवि हैं, इनको किस तरीके से इन्होंने बताया है? देखिए, सर्वांग निरूपक कवि में है, विशिष्टांग निरूपक कवि में है, रीति कवि में है। ठीक है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीति मुक्त कवि
के रूप में किसको माना है? अलंकार निरूपक कवि कौन-कौन माने हैं? छंदों निरूपक कवि कौन-कौन है जिन्होंने छंदों से सहित रचनाएँ की हैं? अलंकार निरूपक कवि ये सारे हैं, इनको पढ़ लेना एक बार, ठीक है? और इसके बाद देखते हैं सर्वांग निरूपक कवि में कौन-कौन आते हैं और सर्व रस निरूपक कवि में कौन-कौन आते हैं, तो ये सारे के सारे आते हैं, मैं इनको पढ़ नहीं रही हूँ, मुझे पता है आप स्किप करके चलोगे यहाँ से, है ना? श्रृंगार रस निरूपक कवि में मतीराम और कृष्ण भट्ट देव ऋषि को माना है। अच्छा, तो ये सारे एक बार पढ़ लेना सर्वांग निरूपक कवि कौन-कौन हैं? तो ये सारे आते हैं, ठीक है? ये सारे हैं और इसके अलावा विशिष्टांग रूपक कवि यही हैं। हुँ, तो ये एक बार आप पढ़ लेना, है ना? रीति मुक्त कवियों में डॉक्टर नगेंद्र ने किसको माना है? तो रीति मुक्त कवियों में इन्होंने शेख आलम, घनानंद, बोधा ठाकुर और दिसदेव उन्हीं को माना है जिनको विश्वनाथ जी ने माना था, बस उन्होंने किसको मान रखा था एक्स्ट्रा? रस खान को। रीति सिद्ध कवियों में इन्होंने किस-किस को माना है? रीति सिद्ध कवियों में सेनापति, बिहारी लाल, रसनिधि, विरंद कवि, नृपशंभु, नेवाज कवि, कृष्ण कवि, हठीजी, विक्रमादित्य, राम साहेब, पजनेश कवि और बेनी वाजपेयी, ठीक है? बेनी वाजपेयी, ये सारी कवि हैं जिनको रीति सिद्ध में मानते हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र और रीति मुक्त में ये 5 ये नाम याद रख लेना और जो रीति, ये कौन-सा है? रीतिबद्ध है, ये सारा हमारा रीतिबद्ध है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, समझ में नहीं आ रहा हो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन समझना तो पड़ेगा भई, है ना? ये इसमें अलग-अलग इसलिए दे रखा है डॉक्टर नगेंद्र जी ने, ये सारे जो कवि हैं, ये सर्वांग निरूपक हैं, यानी कि सारे छंदों से संबंधित, रसों से संबंधित सबसे इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं, ठीक है? सर्व रस निरूपक, श्रृंगार रस निरूपक, छंद निरूपक यानी कि अलंकार निरूपक, जो अलग-अलग लक्षणों में जिन्होंने रचनाएँ की हैं, उनका नाम यहाँ पर अलग-अलग टाइप से दे रखा है, इसीलिए मैंने इसको टाइप नहीं किया था, बहुत टाइम लग जाता और आप लोग पढ़ते नहीं। अब थोड़ा-सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी कौन थे? ये रसवादी आचार्य थे, याद रखना। चिंतामणि त्रिपाठी के सहोदर मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। ठीक है, मतीराम और भूषण को तो हम पढ़ते ही हैं साथ में, आप जानते हो। ठीक है? जटाशंकर त्रिपाठी ये तीनों थे। आगे है भूषण वीर रस के कवि हैं, भूषण के बारे में याद रखना। भूषण रीति काल में होकर के भी वीर रस की रचनाएँ इन्होंने की थी। जबकि यहाँ पर जो रचनाएँ थी वो ज़्यादातर कैसी लिखी जा रही थी? सर्वांग निरूपक या फिर किस तरीके की? अ, यानी कि रस श्रृंगार रस की और आश्रयदाताओं की यहाँ पर जो है उनका उनका श्रृंगारिक रूपक रचनाएँ यहाँ पर हो रही थी। लेकिन जो भूषण थे उन्होंने वीर रस की रचनाएँ की, है ना? जो कि आदिकाल का भी प्रसिद्ध ये रस है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र थे, ठीक है? राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भूषण का जो मूल नाम है वो क्या बताया था? तो पतिराम या मनीराम बताया है। ठीक है, पतिराम या फिर मनीराम नाम बताया है किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने भूषण का नाम बताया है पतिराम या मनीराम, याद रखना। जबकि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने इनका जो मूल नाम है वो घनश्याम बताया है, ठीक है? घनश्याम बताया है किसका नाम? भूषण का नाम, ठीक है? पूछ लिया जाता है भूषण का असली नाम जो था वो क्या था? तो घनश्याम था। हालाँकि इन्होंने भूषण नाम से रचनाएँ की हैं क्योंकि भूषण की उपाधि इनको मिली हुई थी। आगे है महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है? छत्रसाल के जो महाराज छत्रसाल थे, उनके दरबार में रहे थे ये, ठीक है? और जो शिवाजी थे शिवा के दरबार में भी रहे थे भूषण कवि और इनके दरबारी कवि थे और इन दोनों के लिए बोलते हैं छत्रसाल जी ने एक बार भूषण की जब पालकी को कंधा लगाया तब इन्होंने भूषण ने ये वाली पंक्ति बोली थी, पंक्ति याद रखना। शुक्ल जी आगे कहते हैं भूषण के बारे में, भूषण के बारे में इन्होंने 3 यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं, 3 कथन दिए हैं। पहला है भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के वीर रस के जो उद्गार हैं, वो सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, याद रखना। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। ठीक है? शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के चर्चे इतने ज़्यादा हैं और सच में ही उनसे मतलब इतना अच्छा सब कुछ ऐसा लगता नहीं है, कुछ भी कि झूठी खुशामद की गई है। भूषण ने जैसे कि हमने रासो काव्य वगैरह में देखा था आदिकाल में, उन्होंने झूठी प्रशंसाएँ की थी अपने जो जिनके वो आश्रयदाता थे, उनकी बड़ाई-चढ़ाई ज़्यादा की थी, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन वहाँ पे हुआ था।
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है। हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो भूषण जी हैं और कहा किसने? शुक्ल जी ने कहा है। आगे आचार्य शुक्ल ने मतीराम का जो ग्रंथ है, व्रत कौमुदी और छंदसार, इनको महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया माना है। या शुक्ल जी ने मतीराम के जो 2 ग्रंथ यहाँ पर आते हैं, व्रत कौमुदी और छंदसार, इनको कहते हैं शुक्ल जी कि शंभुनाथ सोलंकी के लिए इन्होंने लिखा था। आगे मतीराम का जो प्रथम ग्रंथ है वो फूल मंजरी है, जिसे जहांगीर के आश्रय में लिखा गया था। किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। याद रखना, मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, जिसे जहांगीर के आश्रय में लिखा गया था और इसमें 60 दोहे में, फूल मंजरी में ना 60 दोहों में केवल एक ही फूल का वर्णन किया गया है, फूल मंजरी में। लेकिन बच्चन सिंह रसराज को इनका प्रथम ग्रंथ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, मतीराम किसी रस स्नग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। मतीराम किसी रस स्नग्धता और प्रसाद पूर्ण जो भाषा है, वो रीति का अनुसरण करने वालों में, रीति काल के जो कवि हैं उनमें बहुत कम देखने को मिलती है। ये शुक्ल जी का मानना है। जसवंत सिंह के बारे में देखते हैं। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या जो जसवंत सिंह है वो हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य शिक्षक के रूप में माने जाते हैं। जसवंत सिंह ने साहित्यिक और आध्यात्मिक 2 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। 2 प्रकार की रचनाओं में कौन-कौन सी शामिल है? कैसे? मतलब सारी रचनाएँ इनकी यहाँ पर दे रखी हैं। भाषा भूषण इन्होंने लिखा है। जब भाषा भूषण हमारा पेपर में पूछा जाता है और बच्चों की कम तैयारी होती है ना, तो वो इसे इन्हें इस ग्रंथ को भूषण का मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भाषा भूषण किसका है? जसवंत सिंह का है। ये 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण इसमें किया गया है। ठीक है? ये एक अलंकारिक ग्रंथ है। जिसमें किसी की प्रशंसा की जाती है ना, वो अलंकारिक ही ग्रंथ होता है। और प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत नाटक, जो प्रबोध चंद्रोदय है, उसका ब्रज भाषा में पद्य अनुवाद किया गया है। परोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार, ये सारे जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं? जसवंत सिंह के हैं, याद रख लेना। आगे देखते हैं। सुखदेव मिश्र के संदर्भ में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है, छंद शास्त्र पर इनका सविशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया है। तो छंद शास्त्र पर इनका सा जो विशद निरूपण है वो किसी कवि ने नहीं किया। इस सुखदेव मिश्र के बारे में बोलते हैं। आगे सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दी थी। कि कविराज रीतिकाल किस कवि को कहा जाता है? तो ये सुखदेव मिश्र को ये उपाधि मिली हुई थी कविराज की। और किसने दी थी? राजा राज सिंह गौड़ ने दी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो यहाँ पर देखो, मैंने चिंतामणि की या फिर देव की तो आगे देखेंगे। और मतीराम की सारी रचनाएँ यहाँ पर मैंने टाइप नहीं की थी, है ना? क्योंकि यहाँ पर वन लाइनर में हमारा मेन उद्देश्य है, तो मेन-मेन पॉइंट आपको होते हैं वो मिल जाएँ यहाँ से, है ना? मेन-मेन जो पॉइंट होते हैं, रचनाएँ वगैरह तो आप सब कर ही लेते हो। फिर भी अगर आप कहेंगे तो जितने भी कवि होंगे किसी भी एक काल के, मान लीजिए रीति काल के या भक्ति काल के, तो उनकी मैं एक-एक मैराथन अलग से लगा दूँगी। केवल रचनाएँ और रचनाएँ पढ़ने के लिए, केवल रचनाएँ, ठीक है? वो आप मुझे बता देना। लेकिन यहाँ पर मैंने मुख्य तथ्यों को लेने की कोशिश कर रही हूँ, रचनाओं को छोड़ कर के। लेकिन जिनकी कम है रचनाएँ, उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है, जिनकी ज़्यादा है, उनको नहीं रखा है, ठीक है? इनकी प्रमुख रचनाएँ देख लेते हैं। विचार इन्होंने लिखा है 1671 ईस्वी में। छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, ये पूछा जाता है। रसा अर्णव पूछा जाता है। श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय, ठीक है? ये 2 का यहाँ पर समय दे रखा है, देख लेना। तो इनकी प्रमुख रचनाएँ याद रखना। आगे देखते हैं। तोस तोस रसवादी आचार्य हैं। इनका मूल नाम था तोस निधि। तो मूल नाम बहुत पूछे जाते हैं। तोस का मूल नाम क्या था? तो तोस निधि था, ये याद रखना। और इनकी प्रमुख कृतियाँ 3 ही हैं। सुधा निधि 1634 में लिखी गई, नखशिख और विनय शतक, तो ये रचनाएँ हैं इनकी, याद रखना। आगे कुलपति मिश्र रस ध्वनिवादी आचार्य थे। जो कुलपति मिश्र जी थे, वो रस ध्वनिवादी आचार्य थे, याद रखना। ये प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र के बारे में क्या प्रसिद्ध है कि ये जो बिहारी लाल है उनके भांजे थे। बिहारी लाल के कुलपति मिश्र है। कुलपति मिश्र का कविता काल 1667 ईस्वी से 1686 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है? कुलपति मिश्र का जो कविता काल है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1667 से 1686। आगे है कुलपति मिश्र की प्रमुख कृतियाँ कौन-कौन सी हैं? तो सबसे पहला नाम आता है रस रहस्य, 1670 में लिखा गया था। मम्मट का जो रस रहस्य है उसका छाया अनुवाद इन्होंने
लिखा है। द्रोण पर्व 1680 में लिखा गया। महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद है। संग्राम सार इन्होंने लिखा है। ये 3 रचनाएँ प्राप्त हैं, लेकिन युक्ति तरंगिणी और नखशिख ये 2 इनकी रचनाएँ हैं जो अप्राप्य हैं। किसकी? कुलपति मिश्र जी। आगे देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र ने कुलपति मिश्र की एक अन्य रचना भी मानी है, जिसका नाम है दुर्गा भक्ति चंद्रिका। इसका उल्लेख भी डॉक्टर नागेंद्र जी ने अपनी पुस्तक में किया है। आगे देखते हैं महाकवि देव का जो मूल नाम है वो देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में ही प्रसिद्ध हैं, ये भी ध्यान रखना। देव हित हित हरिवंश के अनन्य संप्रदाय में दीक्षित थे। हित हरिवंश का जो अनन्य संप्रदाय था, इसमें दीक्षित थे। देव की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ये इनकी रचनाएँ थोड़ी-सी क्या है कि हम भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर सारी टाइप कर दी हैं, है ना? क्योंकि इनका जो आधार विषय है ना, वो आपको याद रख लेना है। विषय ग्रंथ क्या है? भाव विलास इन्होंने लिखा था 1689 ईस्वी में। इसमें रस एवं नायक-नायिका भेद वर्णन है। अष्टयाम लिखा है, 8 पैरों में नायक-नायिका के बीच का विलास वर्णन है। भवानी विलास में भवानी दत्त वैश्य को समर्पित है। राग रत्नाकर लिखा है, राग-रागनियों के स्वरूप का वर्णन है। और कुशल विलास लिखा है, कुशल सिंह के नाम पर आधारित है। राग रत्नाकर याद रख लेना, राग रत्नाकर पद्माकर का भी है और देव का भी है। कुशल विलास लिखा है कुशल सिंह के नाम पर। देवचरित कृष्ण के जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है। देवचरित कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। प्रेम चंद्रिका उद्योत सिंह को समर्पित है ना। ये देव के भवानी कुशल है ना, कुशल सिंह, भवानी और ये उद्योत सिंह है ना, ये सब इनके आश्रयदाता रहे थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। जाति विलास इन्होंने लिखा है। विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन इसमें किया गया है। रस विलास राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। और इसके बाद है शब्द या काव्य रसायन। इसको शब्द रसायन या काव्य रसायन के नाम से जाना जाता है। इसमें शब्द शक्ति रसादि का वर्णन है। ठीक है, शब्द शक्ति जो हम पढ़ते हैं। सुख सागर तरंग में अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैया का संग्रह है। ठीक है, अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित सवैया का संग्रह है सुख सागर तरंग में। देव माया प्रपंच में संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य अनुवाद है। ठीक है, देव माया प्रपंच में क्या है? संस्कृत नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय है, उसका इन्होंने भी पद्य अनुवाद किया है। और अभी हमने ऊपर देखा था किसने किया था? कुलपति मिश्र ने भी किया है ना। रस रहस्य और प्रबोध चंद्रोदय। देव शतक इन्होंने लिखा है, अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। और सुजान विनोद और प्रेम तरंग के नाम से भी लिखा है। ठीक है, सुजान विनोद का भी नाम याद रख लेना। हालांकि हमें सुजान का नाम सबसे ज्यादा रीति मुक्त में देखने को मिलेगा। सुख सागर तरंग का संपादन मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने सन 1897 ईस्वी में किया था। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। ये मिश्र बंधुओं के पिता थे बाल दत्त मिश्र। उन्होंने 1897 में सुख सागर तरंग जो देव की रचना है उसका संपादन किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने सुख सागर तरंग को नायिका भेद का विश्व कोश माना है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है भाई। डॉक्टर नगेंद्र ने सुखसागर तरंग को नायिका भेद का विश्वकोश माना है, पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई है। जहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, और आपको पढ़ने में थोड़ी रुचि भी बनी रहे, है ना, बोर ना हो साहित्य को पढ़ने में, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है चीज़ों को, है ना। आपको ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अलग से आप बताइएगा। आपको अगर अच्छी लगती है तो क्लास नोट्स आपको इसके उस पर मिल जाएँगे, टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने देव की रचनाओं की संख्या 72 बताई। कुछ विद्वानों ने 52 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की कुछ अन्य कृतियां भी बताते हैं, जो कि इस प्रकार है। वृक्ष विलास, पावस विलास, ब्रह्म दर्शन पच्चीसी, तत्व दर्शन पच्चीसी, आत्म दर्शन पच्चीसी, जग दर्शन पच्चीसी, रसानंद लहरी, प्रेम दीपिका, नखशिख और प्रेम दर्शन। ठीक है, शुक्ल जी ने इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी मानी है देव की, तो इनको भी आप याद रख लेना। उनमें से ना उनमें उनको छोड़ कर के ना अब इनमें से पेपर बनेगा, है ना? जिस तरह से पैटर्न जो चेंज हो रहा है ना, उसमें उन चीज़ों को पूछ रहे हैं, जिनको हम सोच भी नहीं सकते। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में लिखते हैं। देव कविता में अ, अभिधा को महत्व देते हुए काव्य रसायन में जो शब्द रसायन या काव्य रसायन नामक इन्होंने रचना लिखी है, उसकी ये पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। ये पंक्ति कहाँ पर है? तो ये शब्द रसायन या काव्य रसायन नामक ग्रंथ से ली गई है, ये पूछा जा सकता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा पुस्तक में लिखा है। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा नाम से एक पुस्तक है किसकी? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। और उसमें उन्होंने लिखा है कि देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता
रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रीतम है, ये कौन कहते हैं? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। रसलेन का मूल नाम था गुलाम नबी। रसलेन का मूल नाम क्या था? गुलाम नबी था। ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। ये मीर तुफैल नाम है ना? इनके गुरु का याद रखना। रसलेन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। रसलेन की प्रमुख कृतियाँ कौन-सी हैं? तो अंग दर्पण है और रस प्रबोध है। अंग दर्पण में इन्होंने लिखा है 1737 में लिखा गया था। अंगों का उपमा या उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। और रस प्रबोध में 1741 में लिखा गया, 1155 दोहे में। हेलो एवरीवन, रीतिकाल वन लाइनर क्लास 1 में करा चुकी हूँ आपको कल, और आज हम दूसरी क्लास को करेंगे। अगर वो नहीं देखी है तो उसको भी जाके ज़रूर देख लेना। और यहाँ से इस क्लास से ऐसा हो ही नहीं सकता, क्लास क्या बल्कि सीरीज़ से आदिकाल भक्तिकाल में करवा चुकी हूँ कि आपके आपके टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट में क्वेश्चन आपको ना मिले। है ना? सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर रखा है और उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो भी क्लास ज़रूर देखना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताया करो प्लीज़ कि आपको क्लास कैसी लगती है, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले, है ना? आपका क्योंकि कहते हैं ना, एक तारीफ़ जो होती है ना, वो बहुत ही काम की होती है, और यहाँ पर जो आपका कमेंट आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आपको क्लास पसंद आ रही है और हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ बिना देरी किए। सबसे पहला यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो है, रीति काव्य को यौवन की रमणीयता का काव्य भी कहा जाता है। ठीक है, जो रीतिकाल है, रीतिकाल को यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है। पॉइंट याद रख लेना। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। बच्चन सिंह कहते हैं कि रीतिकालीन कवि कविता के सौदागर थे। ठीक है, सभी रीतिकालीन कवियों को, जितने भी रीतिकालीन कवि हों, सबको डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि कविता के ये सौदागर थे, जो रीतिकालीन कवि हैं। लेकिन देव ने सुकवि को कविता का सौदागर कहा है। ये याद रख लेना। रीतिकालीन कवियों को किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। और सुकवि को किसने कहा है? देव ने कहा है। आगे हैं, नलिन विलोचन शर्मा ने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। ठीक है, जो नलिन विलोचन शर्मा है, उनका नाम यहाँ पर आया है। उन्होंने रीतिकालीन काव्य की आलोचना पद्धति को भारतीय मनीषा का ह्रासकालीन वर्गीकरण प्रेम कहा है। ठीक है, याद रख लेना। पॉइंट एक एक इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। शुक्ल जी ने बिहारी लाल को रसवादी माना है। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको? बिहारी लाल को रसवादी माना है। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने बिहारी लाल को ध्वनिवादी माना है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया गया है, पहले भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। आगे श्री राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी का नाम यहाँ पर आया है। इन्होंने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। ठीक है, बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी है? तो श्री राधा चरण गोस्वामी ने दी है। बिहारी लाल के जो आश्रयदाता थे, ये थे महाराज जय सिंह। याद रखना, महाराज जय सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये उस समय जयपुर के शासक थे। ठीक है, जयपुर के राजा थे महाराज जय सिंह। और बिहारी लाल इन्हीं के दरबारी कवि थे। जयपुर राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देख लेना एक बार। आगे, बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। और इसकी जो भाषा है वो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है ना? बहुत बार पूछी जाती है बिहारी सतसई की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा में इसको लिखा गया है। और इनकी एकमात्र ही ये रचना है जो कि दोहा छंद में लिखी गई है। ठीक है, बिहारी लाल की सतसई की प्रशंसा में किसी कवि ने, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो पंक्ति हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये बहुत बार पूछी गई है। और जब ये पंक्ति कहीं पर आती है तो हमें उसका जो आंसर है ना, वो बिहारी करना होता है। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, ये किसकी पंक्ति है? तो हम इसमें क्या लगाते हैं? बिहारी लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? बिहारी लाल की सतसई, इनकी जो रचना है उसकी प्रशंसा में किसी कवि ने, कोई अज्ञात कवि हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। निम्नलिखित पंक्ति लिखी है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें बेधें सकल शरीर। ठीक है, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर, ये भी यहाँ पर हम आगे बोलते हैं, लेकिन यह देखन में छोटे लगें बेधें सकल शरीर। तो ये पंक्ति किसी अज्ञात कवि ने कही है, लेकिन ये पंक्ति जब पूछ ली जाती है तो हम बिहारी की लगाते हैं। आगे डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, ग्रियर्सन क्या कहते हैं कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई दूसरी रचना नहीं है। क्या ये यूरोप के रहने वाले थे ग्रियर्सन साहब? तो इन्होंने क्या कहा है कि बिहारी सतसई के समान कोई दूसरी रचना है ही नहीं, कोई रचना है ही नहीं पूरे यूरोप में। बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार निम्नलिखित हैं।
बिहारी सतसई के कुछ टीकाकार हैं, देखते हैं। बिहारी सतसई पर हिंदी में 50 से भी अधिक टीकाएँ प्राप्त हैं, ठीक है? सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखा जाने वाला जो ग्रंथ है वो बिहारी सतसई है। सबसे ज़्यादा टीका आज तक इसमें लिखी गई है ग्रंथ पर, ये ध्यान रखना। बिहारी लाल के पुत्र कृष्ण लाल कवि ने बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी। ठीक है? बिहारी लाल के पुत्र हैं कृष्ण लाल कवि, उन्होंने बिहारी सतसई की टीका किसमें लिखी है? ब्रज भाषा में लिखी थी, वो भी सवैया छंद में। जबकि बिहारी सतसई जो लिखा गया है, वो दोहा छंद में लिखा गया है। आगे है कृष्ण कवि, इन्होंने कृष्ण लाल की टीका नाम से लिखा है कृष्ण कवि ने, ठीक है? एक इनका ये देख लेना, मैंने जो नोट्स बनाए थे उनमें हरि प्रकाश टीका लिखा है, ठीक है? हरि प्रकाश टीका लिखा हुआ है और ये भी मैंने ऑथेंटिक बुक से ही बनाए हैं, है ना? और कृष्ण लाल की टीका है जो आपका जो बुक है गोविंद चंद्र पांडे की, उसमें मिलता है। एक बार दोनों को याद रखना, ठीक है? ये कृष्ण कवि के द्वारा लिखी गई है। ये गेट लगा दो। लल्लू लाल ने लिखा है लाल चंद्रिका नाम से, ठीक है? लल्लू लाल जो कि गद्यकार थे 1800 ईस्वी में जब कोलकाता में कौन सी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, वहां पर भाषा मुंशी थे लल्लू लाल। उन्होंने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी। सरदार कवि ने सरदार कवि का टीका, सूरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से लिखा है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से लिखा है और पदम सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य नाम से लिखा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर लिखा है, जो कि 1921 ईस्वी में लिखाया गया और ये हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका है, जो रत्नाकर की मानी जाती है। आगे प्रभु दयाल पांडे, इन्होंने प्रभु दयाल पांडे की टीका नाम से लिखा है, आधुनिक खड़ी बोली में लिखी गई है। और आनंदी लाल शर्मा इन्होंने फिरंगी सतसई नाम से लिखा था, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सभी टीकाएं याद रख लेना। बिहारी सतसई पर कुछ दोहे और भी मतलब इन दोहों के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, ग्रंथों के बारे में। प्रभु दयाल मिश्र ने बिहारी के दोहों को खड़ी बोली बोली में रूपांतरित किया। आगे अंबिका दत्त व्यास ने जो बिहारी सतसई को बिहारी बिहार नाम से लिखा, इसमें दोहे के स्थान पर कुंडलिया छंद में भावानुवाद किया है। ठीक है, दोहे के स्थान पर इन्होंने कुंडलिया छंद में लिख दिया है। किसने? अंबिका दत्त व्यास ने। बुंदेलखंड निवासी मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने बिहारी सतसई का अनुवाद उर्दू के शेरों में किया है। ठीक है, उर्दू में किसने लिखा है? उर्दू के शेरों में किसने अनुवाद किया है? तो ये मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने किया है, याद रखना। आनंदीलाल शर्मा ने फिरंगी सतसई ये फारसी भाषा में लिखा है। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसती, ठीक है, कि नाम ये है भई, है ना? थोड़ा-सा कॉमा गलत जगह लग गया है। अ, पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसती नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है, ठीक है? श्रृंगार सप्तसती ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इनकी सभी की भाषाएँ याद रखना और सभी का छंद याद रखना, है ना? कुंडलिया में किसने लिखा, उर्दू में किसने लिखा, फारसी में किसने लिखा, संस्कृत में किसने लिखा, ब्रज भाषा में किसने किया, ये सब आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, है ना? यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाएँगे आपके पेपर में। पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहों की तुलना संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और उर्दू के कवि सादी से करने के लिए बिहारी सतसई पर संजीवनी भाष्य, ये सादी कवि का ही नाम है, ये उर्दू के कवि थे सादी, ठीक है? याद रख लेना। शीर्षक से ग्रंथ लिखा तथा सतसई संहार शीर्षक से ज्वाला प्रसाद मिश्र की भावार्थ प्रकाशित टीका की आलोचना सरस्वती पत्रिका में छपवाई गई है। याद रखना, ठीक है? तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखे गए हैं बिहारी सतसई पर। ये सब इम्पोर्टेंट थे और जो इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं उसको छोड़ नहीं पाती हूँ, है ना? ये सब जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये मेरे जो मैंने हिंदी साहित्य के नोट्स तैयार किए हैं, उन समय ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है, मैंने कुछ चीज़ें गोविंद पांडे से भी उठाई हैं, कुछ मतलब शुक्ल जी का कुछ अपने नोट से सब जगह से इनको ऑथेंटिक बुक से उठाया है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ भी हैं। कविवर बिहारी ने जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा था कविवर बिहारी नाम से और पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखा था देव और बिहारी नाम से, ठीक है? ये कृष्ण बिहारी मिश्र इनके पुत्र थे, ये याद रख लेना। और लाला भगवान दी ने बिहारी और देव नाम से लिखा था। इन दोनों का बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाला सवाल होता है जब पेपर में आ जाता है ना? हम भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान रख लेना। कृष्ण बिहारी मिश्र ने कृष्ण मतलब जो उनके बेटे थे ना, उन्होंने अपने पिता को बड़ा नहीं माना बल्कि देव को बड़ा माना है, ठीक है? ये याद रख लेना। लेकिन जो लाला भगवान दीन है ना, उन्होंने बिहारी को बड़ा मान लिया है। ऐसा होता है ना, जैसे घर के लोग इतना तवज्जो नहीं देते किसी को जितना कि बाहर के देते हैं। ऐसे करके आप इसको याद रख लेना।
बिहारी की बाग विभूति नाम से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा है और बिहारी सत्य की सुबोध टीका नाम से रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। याद रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं बिहारी के बारे में? श्रृंगार रस के ग्रंथों में बिहारी जितना मान किसी का भी नहीं है। ये बिहारी को जितना मान सम्मान मिला है श्रृंगार रस के ग्रंथों में, उतना किसी का भी नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कि यहाँ तक अच्छे से याद रख लेना, ये पूछा जाता है। आगे भी है, किसी कवि का यश उसकी रचनाओं से नहीं वरन गुणों से होता है। ठीक है, चाहे आप मतलब काम कम करो लेकिन ऐसा करो कि जो दुनिया याद रखे। है ना? किसी कवि का यश उसकी रचनाओं से नहीं वरन गुणों से होता है। इन्होंने रचना एक ही लिखी, लेकिन ऐसी लिखी कि लोग प्रसिद्ध हो गए, है ना? यूरोप तक भी जाके प्रसिद्ध हो गई। मुक्तक कविताओं में जो गुण होना चाहिए, वे बिहारी के दोहों में चरमोत्कर्ष पर पहुँचता है। ये और याद रख लेना, जो बिहारी सतसई है, वो मुक्तक काव्य में लिखी गई है, ठीक है? मुक्तक काव्य है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थितियों में डूबा पाठक और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं, जिसमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। तो ये शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी का एक और कथन मिलता है बिहारी सतसई के बारे में, कविता उनकी श्रृंगारिक है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। ये भी बिहारी जी के बारे में कहा है। लाला भगवान दी ने सूर व तुलसी और केशव के बाद बिहारी को चौथा रत्न माना है। यानी कि भगवान दी ने 4 रत्न माने हैं, सूर, तुलसी, केशव और चौथा कौन है? बिहारी। ठीक है, 4 रत्न बताए हैं हिंदी साहित्य के। आगे हैं, बलदेव उपाध्याय ने हाल गाथा के गोवर्धन आचार्य को भाषा का तथा बिहारी को दोहा का बादशाह बताया है। ठीक है, बिहारी को दोहा का बादशाह किसने कहा है? तो ये बलदेव उपाध्याय ने कहा है, इंपॉर्टेंट है। बिहारी लाल के आप मुझे बता देना कि इसमें आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम ये चीज़ें आपने गलत रखी हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। है ना? इनमें एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट है भाई हमारी दृष्टि में तो। आप बता दीजिएगा आपको कैसी लगती है क्लास, है ना? इसी तरह से सबकी टॉपिक वाइज़ क्लास मैं करवा रही हूँ, आदिकाल करवा दिया है ना? और भक्ति काल मैंने कंप्लीट करवा दिया है और बिहारी जी को सॉरी रीतिकाल को हम कर ही रहे हैं। इसकी पंक्तियों वाली एक और क्लास आपको मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गए होंगे तो मैं डाल दूँगी उसमें लास्ट में और इसके बाद आपको मैराथन क्लास के रूप में भी मिल जाएगी। ठीक है? और फिर हम आधुनिक काल की तरफ बढ़ेंगे। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप सेट हो जाना भैया, जॉइन कर लेना, ठीक है? बिहारी लाल के समस्त दोहों की जो संख्या है वो तो है 719। यहाँ पर ये ध्यान देना, ये बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सवाल होता है कि बिहारी लाल के बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? तो उसमें 713, 719 इस तरह से जो ऑप्शन होते हैं, बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिहारी लाल के समस्त दोहों की जो संख्या है वो तो 719 ही है ना? लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर के इनके दोहों की संख्या है जो 713 मानी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर कहते हैं कि इसमें दो ही 713 हैं और प्लस 6 इन्होंने सोठा माने हैं। प्लस 6 इन्होंने क्या माने हैं? सोठा माने हैं, सोठा छंद, ठीक है? तब जाके 719 इन्होंने बताया है। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न कड़ी कवियों का पड़ा है। बिहारी सतसई पर किस-किस का प्रभाव पड़ा है? तो अमरूक कवि की अमरूक शतक है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। हाल हाल कवि का जो कि शालिवाहन वंश से थे हाल कवि का ग्रंथ अथसप्तशती है, जो कि प्राकृत भाषा में लिखा गया है और गोवर्धन आचार्य की आर्य सप्तशती जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इन तीनों ग्रंथों का प्रभाव है जो कि बिहारी सतसई पर देखने को मिलता है। आगे देखते हैं भिखारी दास के बारे में। भिखारी दास का जो रचना काल है, ये 1728 से 1750 ईस्वी माना जाता है। 1728 में इनका जन्म हुआ था, है ना? सॉरी जन्म नहीं हुआ था, ये इनका रचना काल है 1728 से 1750। आगे भिखारी दास की कुछ रचनाएँ यहाँ पर देख लेते हैं। नामकोश, है ना? देख लीजिए इतनी मेहनत से हाइलाइट कर रखा है सबको एक-एक शब्द को, है ना? अब सोचिए सबको अलग-अलग से सेलेक्ट करो, फिर टाइप करो, फिर उनको हाइलाइट करो, अलग-अलग कलर में करो, वो भी ताकि आपको इंटरेस्ट भी लगा रहे पढ़ने में और आपको समझ में भी अच्छे से आ जाए, है ना? हाइलाइट चीज़ों को आप थोड़ा फ़ोकस ज़्यादा करो, इसलिए करती हूँ मैं। आगे है नामकोश 1738 ईस्वी में लिखा गया जो कि एक कोश ग्रंथ है। रस सारांश 1742 में लिखा गया, रस के भेद उपभेदों का वर्णन किया गया है। छंदा अर्नब पिंगल में 1742 में लिखा गया, छंदों का विस्तृत वर्णन है। काव्य निर्णय, एक काव्य के भेद उपभेदों का वर्णन है 1746 में लिखा गया। श्रृंगार निर्णय 1750 और विष्णु पुराण भाषा विष्णु पुराण का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद है। शतरंज सती का शतरंज खेलने के तौर तरीकों का वर्णन इसमें किया गया है और इसके अलावा एक और रचना मिलती है अमरकोश, संस्कृत के अमरकोश का पद्य अनुवाद इसमें किया गया है। तो ये सारी रचनाएँ भिखारी दास की हैं, याद रखना।
आगे जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने पद्माकर भट्ट को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी है। ठीक है, जयपुर नरेश जो प्रताप सिंह थे, उन्होंने पद्माकर भट्ट को, पद्माकर भट्ट का नाम आ रहा है, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी गई है। तो कविराज शिरोमणि किसको कहा जाता है? ये पूछा जाता है, पद्माकर को कहा जाता है। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएँ यहाँ पर दे रखी हैं। सबसे पहली रचना का नाम है हिम्मत बहादुर विरुदावली। हिम्मत बहादुर विरुदावली में 211 छंद हैं और इसमें हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। ठीक है, हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन किया गया है। ये एक प्रबंध काव्य है। पद्मावरण इसमें अलंकारों का वर्णन है। जगत विनोद में 6 प्रकाश और 731 छंदों में नवरसों का विवेचन किया गया है। प्रबोध पचासा ये भक्ति निरूपण की रचना है। गंगा लहरी संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद किया गया है। और प्रताप सिंह विरुदावली 117 छंदों में प्रताप सिंह का शौर्य वर्णन है। कली पच्चीसी इसके अलावा है राम रसायन वाल्मीकि के रामायण का छाया अनुवाद है। और अली जहां प्रकाश महाराज ग्वालियर के नाम पर ये लिखा गया है। महाराज ग्वालियर के नाम लिखा गया है, अली जहां प्रकाश, याद रख लेना। तो ये सारी रचनाएं पद्माकर की मिलती हैं। आगे नाम आता है वृंद का। वृंद का पूरा नाम था वृंदावन। इनका जन्म मेड़वे में हुआ और इनके पिता का नाम था श्री रूप। के पिता का नाम क्या था? वृंद के का श्री रूप था। इनका मूल नाम याद रख लेना, पूरा नाम वृंदावन था। वृंद के जो आश्रयदाता थे वो थे औरंगजेब और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह। ठीक है? औरंगजेब औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब कौन थे जानते हो ना? औरंगजेब शाहजहां के बेटे थे। ठीक है, औरंगजेब। और किशनगढ़ के महाराज राज सिंह भी इनके आश्रयदाता रहे हैं। वीरेंद्र कवि की कुछ रचनाएं यहाँ पर मिलती हैं, काल क्रमानुसार है वो भी। सबसे पहली रचनाएं 12 मासा 1668, 12 महीनों का वर्णन है। भाव पंचाशिका 1686, श्रृंगार के विभिन्न भावों का वर्णन। नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा और यमक सत्सई, है ना? यमक सत्सई काफी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। 1706 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 715 दोहों में यमक अलंकार का वर्णन है। ठीक है, 715 दोहों में यमक का वृंद कवि ने, ये पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किस कवि ने, 4 ऑप्शन देकर आपसे पूछता है कि किस कवि ने सतसई पर रचना नहीं की है या सतसई की रचना नहीं की है ना? सतसई जैसी तो बिहारी ने की है, वृंद कवि ने की है ना? ऐसे याद रख लेना, इन्होंने यमक सतसई नाम से की है। आगे और भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस-किस ने की है। आलम जाति के ब्राह्मण थे। अब आगे यहाँ पर हम थोड़ा-सा रीति मुक्त कवियों के बारे में देखेंगे। जो आलम थे वो जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान बन गए थे, है ना? आजकल हमारे देश में क्या होता है कि लड़कियां ही अपना धर्म धारण कर लेती हैं, मतलब धर्म चेंज कर लेती हैं। लेकिन आलम ऐसे थे, ब्राह्मण होने के बावजूद भी इन्होंने मुसलमान धर्म को अपना लिया। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। ये याद रख लेना, आलम किसके में? बहादुर शाह मुअज्जम जो कि औरंगजेब का बेटा था। आगे आलम का जो कविता काल है वो 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी माना जाता है और इनकी प्रमुख कृतियां हैं आलम केली, माधवानल कामकंदला और सुदामा चरित। ठीक है, ये सुदामा चरित आप जानते हो, हमें नरोत्तम दास का भी मिलता है सुदामा चरित, है ना? ध्रुव दास का भी मिलता है और ये आलम कवि का भी मिलता है। और चौथी इनकी रचना का नाम है श्याम सनेही। ये सब ये याद याद रखना। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने क्या लिखा है? ये शुक्ल के जो अ, यहाँ पर दिए गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कथन याद रखना। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे। आलम के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। तरंग यानी कि जैसा मूड होता है वैसी रचनाएँ किया करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है ना? मूड हमारा हृदय पर ही तो डिपेंड करता है। अगर हमारा हृदय में जो चीज़, हमारे दिल जो कहेगा, हमारा खुश है, तो हमारा मूड भी खुश होता है ना? हमारा दिल में कोई दुःख है, हमारा मूड भी खराब होता है, ऐसा होता है ना? तो ये हृदय तत्व की प्रधानता तो मिलेगी ही। प्रेम की पीरिया, इश्क का दर्द इनके एक-एक वाक्य में भरा हुआ पाया जाता है। ये शुक्ल जी ने कहा है। ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और घनानंद को लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर घनानंद नहीं है, आलम के बारे में कहा है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये कौन कहते हैं? ये भी शुक्ल जी ने ही कहा है। आचार्य रामचंद्र ने घनानंद के विषय में लिखा है। ये तो आलम के विषय में हो गया। घनानंद के बारे में क्या कहते हैं शुक्ल जी? ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। ठीक है, ये घनानंद के बारे में कहा है। घनानंद का जो जीवन काल है वो 1689 से 1739 तक रहा। 1739 में आप जानते हैं नादिर शाह का आक्रमण हुआ था हमारे देश पे, है ना? मतलब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और नादिर शाह के आक्रमण में ही, मतलब आक्रमण में नहीं मारा गया था बल्कि नादिर शाह की वजह से ही इसको मार दिया था। 1739 में मारा था। ठीक है, नादिर शाह ने वृंदावन में ही बस गए थे जा करके, है ना?
बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था और वृंदावन में निधन हुआ था। वृंदावन में क्यों? क्योंकि इन्हें ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे और उन्होंने इसे अपने दरबार से निकाल दिया था। पूरी कहानी तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी, है ना? क्यों निकाला था? उनको निकाल दिया था अपने दरबार से और ये फिर भगवान के मतलब भक्ति में लग गए और वृंदावन जाकर के बस गए। और वृंदावन पर ही पागलों की तरह मतलब ऐसे ही रहते थे। और एक बार जो बाहर के लोग थे, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला का पता पूछा था, है ना? उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन घनानंद ने नहीं बताया और उनको मार दिया था। ये इनके बारे में कहा जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इम्पोर्टेंट है और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबारी कवि थे, जो कि दिल्ली के शासक थे उस समय पर। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने 2 सवैया लिखे हैं। ठीक है? घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ, ब्रजनाथ का नाम याद रखना। इन्होंने 2 सवैया लिखे हैं और 2 सवैया कौन से हैं? नेहि महा ब्रज भाषा प्रवीणो, सुंदर ताहू के भेद को जाने, जो वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। ये जब पंक्ति पूछी जाती है तो हम इसमें घनानंद लगाते हैं, ठीक है? क्योंकि घनानंद से संबंधित है ना? वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि ब्रजनाथ की है, लेकिन अब आप याद रख लेना, ब्रजनाथ की है ये पंक्ति, क्योंकि घनानंद के विषय में लिखी गई है। अब ऑप्शन में जो आ जाएगा वही आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आजकल के जो एक्सपर्ट है ना, वो थोड़ा-सा डीपली पेपर को बनाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इन चीज़ों को रखा है। चाह के रंग में इसी का ये अगला पार्ट है, चाह के रंग में भीजो हुओ, हियो बियोरे मिले, प्रीतम शांति न माने, भाषा प्रवीण स्वच्छंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्त बखानो। है ये पंक्ति किसके बारे में है? कान्हानंद के बारे में ब्रजनाथ ने कही है। आगे एक और पंक्ति है, एक और सवैया मिलता है, प्रेम सदा अति ऊँचे रहे, प्रेम सदा अति ऊँचे लहें, सो कहें ई भाँति भाँति की बात छकी, सुन के सबके मन लालच दौरे पे बोरे, लखें सब बुद्धि चकी। जग की कविताई के धोखे रहें, हया प्रवीणन की मति जाति जकी। समझे घना कविता घनानंद की, हिय आखिन नेह की पीर तकी। ठीक है? ये भी इसी के बारे में कहा है। घनानंद की कुछ काव्य कृतियाँ यहाँ पर देख लीजिए, सुजान सार इन्होंने लिखा है, ठीक है? सुजान सार नहीं, सुजान सागर नाम से इन्होंने आगे इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वल्ली और यमुना यस। ठीक है? एक और रचना इनकी मिलती है, पक्षी विलास। ये रचना हमने कहीं पीछे भी पढ़ी थी और किसकी पढ़ी थी? देव कवि की पढ़ी थी, है ना? देव कवि की पढ़ी थी। एक बार पूछा गया था कि इन 4 में से कौन-सी रचना है जो कि घनानंद की नहीं है। लेकिन ये बताई गई थी, एक बार देख लेना, देव कवि में भी ये पक्षी विलास मिलती है ना? मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। आगे इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है, किंतु फारसी के छंद में है। क्या विरह लीला भाषा तो ब्रज है, लेकिन फारसी के छंद में लिखी गई है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। शुक्ल जी ने इनके बारे में क्या कहा है? गणानंद के बारे में सारे कथन इम्पोर्टेंट हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ठीक है? विशुद्धता के साथ-साथ में प्रौढ़ता और माधुर्य भी क्या है? अपूर्व है। अगला कथन कहते हैं शुक्ल जी, प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये भी शुक्ल जी ने कहा है। आगे कहते हैं शुक्ल जी, घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। ठीक है? घनानंद जी उन विरले कवियों में से है। ये भी शुक्ल जी ने कहा है, आप पढ़ लेना एक बार और अच्छे से। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्य धारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए हुए प्रकट हुई। ठीक है? ये ध्यान रख लेना। तो ये भी शुक्ल जी कहते हैं। आगे रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं घनानंद के विषय में क्या कहते हैं? दिनकर जी का कहना है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति निष्प्रांता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वाले को बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी ही पीड़ा में रो रहा है। ठीक है? यानी कि दिनकर जी कहते हैं कि घनानंद ने जितनी भी कृतियां लिखी हैं उनसे ये पता चलता है कि उनको खुद की पीड़ा है और वाकई में इनको खुद की ही पीड़ा थी, है ना?
आगे पढ़ते हैं बोधा के बारे में, ये भी रीति मुक्त कवि हैं। बोधा का वास्तविक नाम था बुद्धिसेन। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। बोधा का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? बुद्धिसेन था। और जो पन्ना नरेश थे खेत सिंह, उन्होंने बुद्धिसेन का नाम क्या रखा था? बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुभान सुभान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे, याद रख लेना। और जो घनानंद थे ये किससे करते थे? सुजान। इनकी वाली का नाम था क्या? सुजान, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक गणिका थी। क्या थी? गणिका, यानी कि जो नर्तकी बोलते हैं वो थी, ठीक है? नर्तकी थी, नाचने का काम करती थी। और पन्ना के दरबार की जो सुभान थी, इसका नाम था सुभान और उसका नाम था सुजान। बोधा की प्रमुख रचनाएँ यहाँ पर बिरह वारिस और इश्क नामा, याद रख लेना। गणानंद की रचना का नाम है इश्कलता और बोधा की रचना का नाम है इश्कनामा, याद रखना। आचार्य शुक्ल जी ने 3 ठाकुर की चर्चा की है, आगे देखेंगे थोड़ा-सा ठाकुर के बारे में। ये भी रीति मुक्त कवि हैं। इन्होंने 3 ठाकुर की रचना की है। असली वाले, प्राचीन ठाकुर, असली वाले नहीं है। अच्छा, ये असली वाले हैं, सॉरी। हुँ, एक असली वाले प्राचीन ठाकुर और असली वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी, ठीक है? असली वाले और असली वाले 2 ठाकुर माने हैं और ठाकुर बुंदेलखंडी। कहते हैं शुक्ल जी आगे, रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा से है, वो ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। ये जो ठाकुर बुंदेलखंडी है, ये रीति मुक्त कवि थे, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। इनका मूल नाम था लाला ठाकुरदास। आगे है ठाकुर के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीछत थे। ठीक है, ठाकुर के जो आश्रयदाता थे ये जैतपुर नरेश, राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा पारीछत। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। ठीक है, ठसक और शतक दो नाम से लिखी गई हैं। शुक्ल जी ठाकुर के विषय में क्या कहते हैं? ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। ठीक है, ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस बिल्कुल नहीं है। ना तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है और ना ही कल्पना की झूठी उड़ान है और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष है। आगे कहते हैं एक और कथन शुक्ल जी ने कहा है ठाकुर के बारे में। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। कि ये भी ठाकुर के बारे में कहा है। आगे देखते हैं द्विजदेव ने भी रीति मुक्त कवि माना है और कुछ ने रीति सिद्ध में माना है। तो द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज महाराज थे। ठीक है, तो द्विजदेव थे, इनका नाम था महाराज मान सिंह और ये अयोध्या के महाराज थे। द्विजदेव की प्रमुख रचनाएं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। शुक्ल जी द्विजदेव के बारे में क्या कहते हैं? ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा, इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। ठीक है, ब्रज भाषा के जो श्रृंगारी कवियों की परंपरा है उसमें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए द्विजदेव को। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। ऋतु वर्णनों में, ठीक है, द्विजदेव को इन्होंने माना है जैसे कि सेनापति भी ऋतु वर्णन में प्रसिद्ध समझे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं पहली क्लास में मैंने इसको टाइप नहीं किया था लेकिन यहाँ पर कर दिया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए किया है ना। प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में बताया गया और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा रीति ग्रंथकार कवि नहीं है। ठीक है, तो प्रकरण 2 में दे रखा है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्रकरण में रीति ग्रंथकार कवियों के बारे में वर्णन किया है शुक्ल जी ने, तो प्रकरण 2 में किया है और इनका ये क्रम है। इसमें इसका एक क्रम याद रख लेना। चिंतामणि त्रिपाठी का नाम आता है, बेनी का नाम आता है, महाराज जसवंत सिंह का नाम आता है, बिहारी लाल को भी इन्होंने रीति ग्रंथकार में माना है, मंडन को, मतीराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी। इसमें 4 ऑप्शन देकर के पूछता है कौन सा रीति ग्रंथकार कवि नहीं है, इसलिए पढ़ लेना। ठीक है, इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप स्किप करोगे तो आपको नुकसान होगा बाद में। कालिदास त्रिवेदी है, राम है, नेवाज कवि है, देव है, श्रीधर या मुरलीधर है, सूरती मिश्र है, कविंद्र या उदयनाथ के नाम से श्रीपति, वीर कवि, कृष्ण कवि, रसिक सुमति, है ना। अगर आप 1-2 बार इनको देखोगे ना तो 4 ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा कि ये तो हमने नहीं पढ़ा था, है ना। गंजन कवि का नाम आता है, अली मुहिब खान प्रीतम दास जो भिखारी दास के नाम से प्रसिद्ध हैं, भूपति राजा गुरदत्त के सिंह नाम था इनका, और तोष निधि, दलपति राय और बंशीधर, ये 26 और 27 में आते हैं। आगे नाम आता है सोमनाथ का, रसलीन का, रघुनाथ, दूल्हे कवि का नाम आता है कुमार भट्ट, सॉरी, कुमार मणि कुमार मणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिवसाय दास, रूपसाई ऋषिनाथ, बैरीसाल दत्त, रतन कवि, नाथ हरिनाथ के नाम से, मनीराम मिश्र, चंदन कवि, देवकी नंदन, महाराज राम सिंह,
ये भान कवि का नाम आता है, थान कवि का नाम भी आता है, द्विवेदी बंदीजन, बेनी परवीन, जसवंत सिंह, है ना? और जसवंत सिंह द्वितीय हैं, एक महाराज जसवंत सिंह ऊपर हैं और एक जसवंत सिंह द्वितीय हैं। यशोदानंद, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त। इसके बाद है पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही और रसिक गोविंद। तो ये सारे नाम यहाँ पर आते हैं। 57 कवियों के नाम हैं, इनको याद रख लेना। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना अगर क्लास पसंद आई हो तो। हिंदी साहित्य की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही हैं पंक्तियों का कितना बड़ा रोल हमारे एग्जाम में होता है। तो उसी को देखते हुए इसी महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं रीतिकालीन की पंक्ति। इससे पहले आदिकाल और भक्तिकाल की पंक्ति की हम बात कर चुके हैं। बल्कि हम पूरा-पूरा जो आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल है उसको पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाकर के ज़रूर देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है वन लाइनर क्लास के नाम से। और यहाँ पर हम देखेंगे आज रीतिकाल को। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी ये क्लास और आपको काफ़ी पसंद भी आएगी, ठीक है? तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो पंक्ति है, "यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुवरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई, कविता वनिता मित।" ठीक है? ये जो पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये केशव दास की पंक्ति है, याद रखना। "यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न बिराजई।" इसमें भूषण का नाम आता है। बहुत सारे बच्चे इसको क्या कर देते हैं, भूषण कर देते हैं जब पेपर में देखते हैं तो। लेकिन ये केशव दास की पंक्ति है, "कविता वनिता मित।" आगे छंद विरोधी पंगु सुन, नगन जो भूषणहीन, मृतक कहावे अर्थ बिनु, केशव सुनहु प्रवीण। ये छंद विरोधी पंगु सुन, छंद विरोधी पंगु सुन, नगन जो भूषणहीन। तो ये भी पंक्ति किसकी है? ये भी केशव दास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे ताते रुचि सो सोच के कीजे सरस कवित, ताते रुचि सो सोच सोच के कीजे सरस कवित। ये केशव दास की पंक्ति है, ठीक है? अगर आपको पंक्तियाँ आपने नहीं आती हैं, तो प्लीज़ स्किप करके या फुल स्पीड में मत देखना, है ना? इससे आपका ही नुकसान होना है। अच्छे से पढ़िए। मैं एक पंक्ति को 2 बार इसलिए दोहराती हूँ, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, है ना? तो पंक्तियाँ हैं, थोड़ा-सा कठिनाई से याद होती हैं, लेकिन याद सब हो जाता है। रिवीजन करिए। आगे है, "तियै की बिहसई विलोकनी में, मनि आनंद आँखनियों झलके। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर हवई छलके।" ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये पंक्ति पूछी जाए, ये खाली दूसरी जो पंक्ति है ये भी पूछी गई है ना? कोई सी भी पंक्ति पूछी जा सकती है एक-एक करके, तो ये चिंतामणि के द्वारा लिखी गई है। वही चिंतामणि जिन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम प्रथम माना है रीतिकालीन कवियों में, ठीक है? आगे है, "तुलसी गंग दुओ भई सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार।" इसमें तुलसी और गंग का नाम आता है, लेकिन ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ये बेकारी दास जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, "आगे के कवि रीझिए तो कविताई, ना तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है।" आगे के कवि रीझी है तो कविताई, ना तो राधा कन्हई सुमरन को बहानो है। यहाँ पर हमारा कौन-सा हो जाएगा? ये भी भिखारी दास जी के द्वारा लिखी गई है। आगे है, "मान घटे तो कहा घटी, यह जूपे प्राण प्यारे को देखन पए।" मान घटे तो कहा घटी, यह जूपे प्राण प्यारे को देखन गए। ठीक है? चाहे मान घटे तो घट जाए, लेकिन हम तो अपने प्राण प्यारे को देखने गए। कौन कह रहा है? ये भिखारी दास की पंक्ति है ना? भीख माँगेंगे हम तो चाहे कितना भी हमारा मान घटे तो घट जाए। इस तरह से कुछ याद कर लेना। आगे अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत प्रवीण। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जा चुकी है। देव की पंक्ति है, प्रसिद्ध है। "बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलानु जात।" ठीक है? बड़े बड़े नैनों से जो आंसू हैं वो क्या कर रहे हैं? न ढुरक रहे हैं, निकल रहे हैं, है ना? बड़े बड़े आंसू, तो ये देव कवि की पंक्ति है। नेक्स्ट है, "डार दुर्म पलना बिछौना, नव पल्लव के, सुमन अंगुला सोहे तन छवि भारी दे।" ये पंक्ति भी देव कवि की है, ठीक है? डार दुर्म पलना बिछौना, नव पल्लव के, देव कवि ने लिखा है। "नवरस सब संसार में, नवरस में संसार, नवरस सार सिंगार रस युगल सार सिंगार।" ये देव कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नवरस सब संसार में, ठीक है? नवरस देव कवि की है। नेक्स्ट है, "कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चारु गोराई।" कुंदन को रंग फीको लगे,
झलके अति अंगन चारु गोराई, ये मतीराम के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट है वनमाल हिय लागिए अरुवै मुरली अधरारस पीजे। है वनमाल हिय लागिए अरुवई मुरली अधरारस पीजे, ये किसकी है? ये भी मतीराम की पंक्ति है। और इसमें किसके सौंदर्य का वर्णन हो रहा है? कान्हा जी का, ठीक है, कृष्ण जी का। आखिन मूंदवे के मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावई, पूछी जा चुकी है ये पंक्ति, ये मतीराम के द्वारा लिखी गई है। आखिन मूंदवे के मिस आनी, है ना, जब आंख मूंदवे को जाते हैं, ये किसने लिखा है? मतीराम ने। और मिस कैसे करते हैं? मति यानी बुद्धि से। अचानक पीठी उरोज लगावे। आगे फागु के भीर अभिरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, ये पद्माकर के द्वारा लिखी गई पंक्ति। नेक्स्ट है अमिय हलाहल मद भरे सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवत, एक बार ये रसलीन के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, क्योंकि इनके अंग दर्पण से ली गई है। भले बुरे सब एक सम जोला बोलत नाही, जानी परत है काक पिक ऋतु ऋतु वसंत के माही, ये विरंद कवि ने लिखा है, जिनका मूल नाम था, जिनका पूरा नाम था क्या? वृंदावन। ठीक है, भले बुरे सब एक समय, यानी कि जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है ना, तब तक वो क्या लगता है? सब एक जैसे ही लगते हैं, है ना। लेकिन ये तो ऋतु वसंत में ही पता चलता है, वसंत ऋतु के द्वारा ही पता चलता है कि कौन काक है कौन पिक है, यानी कि व्यवहार के द्वारा ही इंसान का जो है पता चलता है प्रकृति का। ठीक है, आगे है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, कटी को कंचन काटी के कुचन मध्य धरी दीन। कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी चीन, कटी को कंचन काट के कुंचन मध्य धरी दीन, ये आलम कवि के द्वारा लिखी गई पंक्ति। वैसे इसमें जो यहाँ से यहाँ तक पंक्ति है, ये आलम कवि की है, लेकिन कटी को कंचन काट के कुचन मध्य धरी दीन, ये जब पूछी जाती है तो हम आलम ही लगाते हैं। ये शेख रंगरेजन की पंक्ति है, जो कि इनकी प्रेमिका थी, बाद में पत्नी बनी थी। आगे है नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनियो करें, ये भी आलम कवि के ही द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे है दारा कीना दौर ये रारी नहीं खुजाव खजुए की। ठीक है, दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजुए की, ये जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, दारा कीना दौर ये रारी नहीं खजुए की, भूषण ने लिखी है। नेक्स्ट है इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व स्वहम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये भी भूषण के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़व स्वहम्ब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज है, ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। आगे सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी, सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी, ये भी भूषण ने लिखा है। और आप जानते हैं जो महाराज शिवाजी थे, उनके दरबारी कवि भी महाराज शिवा के ही रह चुके थे, भूषण। ठीक है, आगे है लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, ये ठाकुर के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, लोगन कवित करवो खेल करी जान्यो है, ठाकुर ने लिखा है। ठीक है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लाल बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, ये बिहारी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। नेक्स्ट है सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवई जात अजव वही, वह जमुना के तीर, तीर बोलते हैं किनारे को। ठीक है, जमुना के तीर यानी कि जमुना के किनारे पर, ये बिहारी ने लिखा है। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन हवई जात अजो वह, वह जमुना के तीर। आगे नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल, कली कली सो ही बिंध्यो आगे कौन हवाल, ये बिहारी के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जो कि इन्होंने जयसिंह, ये जयसिंह के दरबारी कवि थे बिहारी जी, और ये जयसिंह जो थे उनके लिए लिखी थी। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ई काल। आगे बैठी रही अति सघन वन पैठी सदन ते तन महा, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती छाह, के छाह चाहती छाह यानी कि छाया, दोपहरी जेठ की, जेठ की दोपहरी में आप जानते हो कितनी धूप रहती है, जेठ यानी कि जून का महीना जो होता है उसको बोलते हैं, ये भी बिहारी जी की पंक्ति है। नेक्स्ट है छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर ठौर झारत जपत भौर भौर मधु अंध, ये किसने लिखा है? तो ये बिहारी जी की पंक्ति है। छकी रसाल सौरभ सने मधुर माधवी गंध, ठौर 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 झारत जपत भौर भौर मधु अंध, ये बिहारी ने लिखा है। और बिहारी सबसे ही आप जानते हैं, उनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं,
है ना? अगर आपने वो नोट्स नहीं पढ़े हैं ना, जिनको मैं डेली क्लासेस में पढ़ा रही हूँ आपको फ्री में, इतना अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, तो जा कर के फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, है ना? पूरी प्लेलिस्ट देखिए, बहुत अच्छी-अच्छी तरीके से क्लासेस दे रही हूँ मैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी नेट या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत ही कहते हैं ना, रामबाण साबित होने वाली है ये जो सीरीज़ मैंने अभी शुरू की है। आदिकाल, भक्तिकाल हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में भाषा विज्ञान आपको पढ़ा दूँगी और फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र जो ज़्यादातर आप नहीं पढ़ते हो, ठीक है? और उसके बाद फिर हम आधुनिक काल पे चलेंगे। अगर ये सुझाव पसंद आए तो बता देना, आप अपना भी बता सकते हो कमेंट करके, है ना? रनित भंग घंटावली झरित दान मधु नीर मंद मंद आवत चल्यो कंजर कंज समीर। ये भी बिहारी जी की पंक्ति है, ठीक है? रनित भंग घंटावली झरित दान मधुनीर। प्यारी ने लिखा है बनन में बागन में बगरियो बसंत है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये सेनापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, ये किसने लिखी है? तो ये सेनापति के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। राम कैसो जस अध उरद गगन है, ये भी सेनापति ने लिखी है। ठीक है, ये छोटी सी पंक्ति याद रखना। राम कैसो जस अध उरद गगन है। अगली है हवे है सो धरी भाग उदरी, ये भी घनानंद की, तो ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, हवे है सो धरी भाग उदरी है। ठीक है, ये घनानंद के द्वारा लिखी गई पंक्ति है, जो कि रीति मुक्त कवि हैं। आगे उजरनी बसी है हमारी अखियां देखो। उजरनी बसी है हमारी अखियां देखो, ये भी घनानंद की पंक्ति है। आगे अति सूदो सनी को मारा गए जहां नेकु सयापन न बाक नाही, घनानंद ने लिखी है। नेक्स्ट है लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, समझे कविता घनानंद की, ये आखिन नेह की पीर तक, ये दोनों ही पंक्तियां घनानंद के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, ये किसने लिखी हैं? तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना 4-5 पंक्तियाँ घनानंद के ही देखने वाले हैं। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, कहाँ मोह जिय गति को परसे। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा, कहाँ मोह जिय गति को परसे, ये भी घनानंद के द्वारा लिखी गई है। अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, इनको बहुत अच्छी बात है अपने हाथों से लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चैनल टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लेना, ठीक है? वहाँ से मिल जाएगी, जा करके जॉइन कर लीजिए। मोहि तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक आही, कहा कछु चंदी चकोरन की कमी है। मोहि तुम एक तुम्हें मोह सम अनेक काही, आई कहा कछु चंदई चकोरन की कमी है, ये भी घनानंद की ही पंक्ति है। आगे तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। ये तुम कौन सा पार्टी पढ़े हो लल्ला, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। आगे दे दहे दे दये ना रहे स्तुति गेह की, भूली हूँ नेक को नाम ना लीजिए, ये दोनों ही घनानंद की पंक्तियां हैं। आगे यह प्रेम को पंत कराल माँ तरवारी की धार पे धावनो है। ये प्रेम को पंत कराल माँ तरवारी की धार पे धावनो है, ये बोधा कवि की पंक्ति है। जो वैसी जोड़ी मिले प्रीति करो सब कोई, काम कंदला सी तिरिया नर माधव सो हो, ये भी बोधा कवि ने लिखा है। ठीक है, जो वैसी जोड़ी मिले तो प्रीति करो सब कोई, अगर जोड़ी अच्छी मिले तो, है ना? जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। अगर जान है ना, हमारे पास जान है तो ही हम जहान की सारी खुशियाँ, दुःख बटोर सकते हैं। अगर हमारे पास जान ही नहीं है ना? कहते हैं ना जब प्राण निकल जाते हैं तो देह हमारी मिट्टी हो जाती है। तो जहान किस बात का, ये बोधा कवि ने कहा है ना, बोध हो गया है उनको इस चीज़ का। दाता कहा सूर कहा सुंदर सुजान कहा, तो ना आपको सराहे ताकि बाप को ना सराहिए। ठीक है, दाता कहा सूर का सुंदर सुजान का, जो ना आपको सराहे, है ना, जिसको आपकी चिंता नहीं है, ताकि बाप को ना सराहिए, तो उसको भी याद मत कीजिए, है ना? ये बोधा कवि ने ही लिखा है। आगे नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर ताहू के भेद को जाने, भाषा प्रवीण सुचंद सदा रहे सो धन जी के कवित्व बखाने, ये ब्रजनाथ की पंक्ति है। और ब्रजनाथ ने ये जो पंक्ति लिखी है वो घनानंद के बारे में लिखी है। कल की क्लास में हमने इस पर बात की थी। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने देखी होगी तो। आगे चिंता ज्वाल शरीर बन, दाह लगी लगी जाई प्रकट धुआं नहीं, देखिए और अंतर धुंधलाई, ये गिरधर कवि राय की पंक्ति है। चिंता ज्वाल शरीर बन, याद रखना। ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सर भीजे, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति। अच्छा, यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति लेने का उद्देश्य यही है क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये जो पंक्तियां वो रीतिकालीन पंक्तियां हैं। ठीक है, रीतिकालीन पंक्तियां हैं, ये ध्यान रख लेना। इन्होंने 1-2 रचनाएँ जो की थी वो रीतिकाल से संबंधित।
याद रखिएगा। ठीक है? तो ब्रज के लता पता मोहि कीजे, गोपी पद पंकज पावन की, ब्रज जामे सर भीजे। ये भारतेंदु जी की है। आगे जिय सूदी चितौन की साधे रही, सदा बातन में अनखाए रहे, हंस के हरिचंद ना बोले कभी, जिय दूर ही सो ललचाए रहे। ये किसकी है? तो ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ठीक है, जिय सूदी चितौन की साधे रही, याद रखना। आगे रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए। ये किसकी है? ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पंक्ति है। रीति काल का सम्यक परिवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का कथन है। किसको लेकर के? रीति काल को लेकर के। आगे हिंदी की रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, रीति काल के प्रवर्तक के रूप में मानते हैं चिंतामणि को। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। ये किसने कहा है? तो ये देव कवि का कहना है। शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन आनंद है। ये देव कवि की पंक्ति है। ठीक है, शब्दार्थमय काव्य कामधेनु है, जिसका दूध रस है और मक्खन क्या है? आनंद है। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप की किसी भी भाषा में नहीं पाई जाती। ये डॉक्टर ग्रियर्सन का कहना है। ठीक, किसने कहा है? ग्रियर्सन ने कहा है। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम, यहाँ पर मैंने पंक्तियों के साथ साथ में आलोचकों के जो कथन है रीतिकाल को लेकर वो भी डाल दिए, है ना। अलग अलग क्लास करने से क्या फायदा, एक में ही कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो किसी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, वरन गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपनी चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं किसके संबंध में? घनानंद के संबंध में। ठीक है, प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, ये शुक्ल जी का कहना है। आगे समझे बाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, ये केशव दास की पंक्ति है। समझे वाला बालक हूँ वर्णन पंथ अगाध, रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुद्ध अनुसार। रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुद्ध अनुसार, ये चिंतामणि के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। आगे अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, ये भी देव कवि की पंक्ति है। आगे जाते कछु हो लयो कविताई को पंथ, ये भिखारी दास की पंक्ति है। ठीक है, जाते कछु हो लयो कविताई को पंथ। आगे थोड़े क्रम क्रम से कही अलंकार की रीति, थोड़े क्रम क्रम से कही अलंकार की रीति, ये दूल्हा कवि की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान, ये सोमनाथ की पंक्ति है। छंद रीति समझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। तो यहाँ पर हमारी रीति काल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां थी वो मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, इससे पहले भक्ति काल आदि काल पर भी हम अच्छे से डिटेल में मतलब बात कर चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल जी के आधार बना करके यहाँ पर जो क्लासेस है वो वन लाइनर फॉर्म में मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपका समय भी बचे और आपका जो है याद भी अच्छे से चीजें हो जाएं, है ना। एमसीक्यू तो बच्चे बहुत सारे करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है हमें याद रह जाएं, लेकिन ये चीजें हमें याद रह जाती हैं, है ना। तो ये मेरा उद्देश्य है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देना कम समय में। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लेना, पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा 5000% वन लाइनर इनके अलावा, ठीक है, ये तो मैं टॉपिक वाइज़ करवा रही हूँ, और आपको वन लाइनर पूरा साहित्य में से आपको चाहिए, तो आप जाकर के ₹99 की पीडीएफ है, आप उसे एप्लीकेशन से जाकर ले सकते हैं। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। पूरा हिंदी साहित्य की अगर आपको कोर्स चाहिए, है ना, पूरा नोट्स चाहिए ई बुक के रूप में या फिर अपने घर तक मंगवाने के लिए, तो वो भी उपलब्ध है। आप मुझे कर सकते हैं, एप्लीकेशन से जाकर के ले सकते हैं। धन्यवाद।